4 दिन चले ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर इतना जोरदार प्रहार किया कि इससे पाकिस्तान अभी तक संभल नहीं पाया है। पाकिस्तान के 20 से ज्यादा एयरबेस पर भारत ने बम और मिसाइलें गिराई हैं। कई लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगाया, फुल स्टॉप नहीं किया है। और इस दौरान हमारे जवान अपने सरहदों पर किस कदर मुस्तैद हैं, इस खास रिपोर्ट को देखिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारत की माता की है, मैदान में भी गूंजती है और मिशन में। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पाकिस्तान खौफ से अभी तक सहमा। जब आधी रात में बरसाई मिसाइलें आतंक का आका थर-थर कांपे। हिंद की फौज से कायर मुनीर घबराया, दुनिया के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। छह 7 जून की रात 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तान में आया जलजला। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से कांप उठा आतंकिस्तान। आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना हो गया है, लेकिन 7 मई वो तारीख है जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। ये उसके लिए कयामत की रात थी। एक महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। जहां आतंक की फैक्ट्री लगी थी वो खंडहर में बदल दिया। 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस को 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से तबाह कर दिया। पहलगाम अटैक का बदला भारत ने ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से जो वादा किया वो पूरा कर दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद भी पाकिस्तान में खलबली मची है। ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तानी हमले का जो जवाब भारतीय सेनाओं ने दिया, उससे पाकिस्तानी सेनाओं की कमर टूट चुकी है और पाकिस्तानी सेनाओं का मनोबल 0 हो चुका है। 7 मई के बाद से बिलबिलाया पाकिस्तान अभी तक सदमे में है। इसका असर बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। और देखिए, सरकार ने 1 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और दावा किया कि उन्होंने आतंकवादी को पकड़ा और किस तरीके से जो तमाम एयरबेस थे, पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। 7 मई के बाद से सदमे में पाकिस्तान अभी तक है। जैसे ही पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट को मारा था, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में साफ तौर पर कह दिया था कि बदला लेंगे और ऐसा लेंगे कि पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान से इस कदर बदला लिया गया। 1 महीने उस बात को हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सदमे में है। अभी भी डरा हुआ है कि कहीं फिर से हमला ना हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बेशक उसे पॉज कर दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से ये खत्म नहीं हुआ है। हमले के दौरान 118 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट भारतीय सेना ने तबाह किए थे। हमले के दौरान 118 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट के अलावा ऑपरेशन सिंदूर का ये जो 1 महीना पूरा हुआ है, पाकिस्तान उससे काफी ज्यादा खौफ में है। बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना हर तरीके से अलर्ट मोड पर है। चाहे जितने भी बॉर्डर्स हैं, हर जगह पर तैनाती की गई है और
सख्त लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भारतीय सेना का रुख यही रहेगा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का सपोर्ट करेगा उसे ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। और गुजरात बॉर्डर पर ये बीएसएफ जवानों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से ड्रोन से हमले हुए थे, चाहे वो कच्छ हो, पंजाब की तरफ हो या राजस्थान हो, और ये गुजरात का बॉर्डर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीएसएफ के जवान की क्या तैयारी है, किस प्रकार से मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, वो आप देख रहे हैं तैयार। भारत की पाकिस्तान से सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलती है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की आहट से भी पाकिस्तान को पसीना आ रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान, गुजरात और पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान की फुल पेट्रोलिंग से ही दुश्मन के होश उड़ रहे हैं। गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तान की सीमा बनासकांठा, पाटन और कच्छ जिले से मिलती है। बॉर्डर पर भारत की तरफ हर समय बीएसएफ की 6 बटालियन तैनात रहती है, जबकि सामने पाकिस्तान की सिर्फ 2 ही बटालियनों की तैनाती है। अब तो सुईगाम नडाबेट बॉर्डर पर बीएसएफ के कई पोस्ट पर जो बॉर्डर पेट्रोलिंग और कॉम्बैट ऑपरेशंस में भी शामिल है। कच्छ और बनासकांठा का जो ये सेक्टर है, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर यहाँ इस रण में करीब 45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, और उसमें भी हमारे जवान आप देखिए इन मोर्चों पर आपको तैनात नज़र आएंगे। और ये पीछे देखिए ये जो मीलों दूर तक फैला हुआ ये जो सफ़ेद रण का इलाका है, ये पूरा नमक से भरा हुआ पूरा इलाका इस गर्मी को और ज़्यादा भीषण बना देता है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर ये मोर्चे जो बने हुए हैं, इनमें जवान तैनात हैं और लगातार बॉर्डर पेट्रोलिंग जो है वो भी यहाँ पर करते हुए आपको नज़र आएंगे। हमारे जवान पूरा जो ये बॉर्डर फैला हुआ है, इस अलोंग द फेंस आपको 24 घंटे कोई ना कोई टुकड़ी जो है जवानों की वो यहाँ पर तैनात नज़र आएगी, पेट्रोल करती हुई नज़र आएगी, ताकि किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी जो है उससे निपटा जा सके। और इसी वजह से शायद हमारे बॉर्डर जो हैं आज वो इतने सिक्योर हैं। बीएसएफ जो कि हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसकी तैनाती आपको हर जगह नज़र आएगी, पेट्रोलिंग हर जगह नज़र आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ साथ जो हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग नेटवर्क जो है वो भी काफ़ी एक्टिव रहता है। वो एक बहुत बड़ी एक तरह से हम कहेंगे बैकबोन है इन ग्राउंड फोर्सेस के साथ। जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो भी एक बड़ी बैकबोन है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी कई वाइटल इनपुट्स प्रोवाइड करके इन जो हमारी जवान जो तैनात हैं बीएसएफ के, उनके ऑपरेशंस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बीएसएफ की अहम भूमिका रही। पाकिस्तान ने जब भारत को टारगेट किया तब भी बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया था। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने 118 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह किया। पाकिस्तान की तरफ से बनासकांठा बॉर्डर पर मिलिट्री का मोबिलाइजेशन भी हुआ था, और फिर उसकी स्ट्रेंथ भारत की बीएसएफ की रूटीन स्ट्रेंथ से कम थी। सीज फायर के बाद से इस बॉर्डर पर पाकिस्तान की आर्मी का मूवमेंट कम हुआ है, लेकिन बीएसएफ के जवान सुपर एक्टिव मोड में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स के ज़रिए भारत पे हमला करने की कोशिश की, और हमारे बीएसएफ ने इस इंटरनेशनल बॉर्डर के अलोंग सेना के साथ मिलकर कैसे उसे पूरी तरह नाकाम कर दिया। आज हमारे पास वो आधुनिक वेपन्स तो हैं ही, लेकिन साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो उतना प्रिपेयर्ड भी है, और इसी वजह से हम जो ये नाकाम साजिश थी पाकिस्तान की उसको पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर पाए। लेकिन आज भी जो गार्ड्स हैं वो डाउन नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि लगातार इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसकी ज़ीरो लाइन के पास हमारी
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अभी भी अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है उसको बनाए हुए है, किसी भी प्रकार से कम नहीं कर रही है। और आप देखिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हाई एल्टीट्यूड जो वेपन्स हैं जो फायर कर सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पे भी, वो यहाँ पे लगातार तैनात हैं बाकी वेपन्स के साथ। और हमारी जो BSF है वो भी पूरी तरह कम है, प्रिपेयर्डनेस जो है वो उसको किसी भी प्रकार से कम नहीं किया गया है। और यहाँ रण के अलॉन्ग इस बॉर्डर पे जहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है वो लगातार छुपी हुई है, उसकी वजह यही है कि हमारे जो BSF के जवान हैं वो 24 घंटे यहाँ अपने अभ्यास में कार्यरत हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर को पॉज मोड पर गए 1 महीना बीत चुका है, पर गुजरात बॉर्डर पर BSF की पुख्ता तैयारी है। दुश्मन अगर कोई भी गुस्ताखी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज से करीब 20 साल पहले हमारी जो BOPs थी BSF की, वो इस विशाल रण से पीछे की तरफ हुआ करती थी, करीब 25 किलोमीटर पीछे। लेकिन अब हमारी जो ये BOPs हैं वो ठीक यहाँ बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो ज़ीरो लाइन है जहाँ हमारी फेंसिंग है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारा जो डोमिनेशन है इस बॉर्डर पे वो साफ दिख रहा है। और उसकी एक और भी वजह है कि पाकिस्तान की जो ये BOPs हैं वो इन पहाड़ियों के पीछे ज़्यादातर बनी हुई हैं, कहीं आप देखिए वो एविडेंट नहीं है। लेकिन उसे काउंटर करने के लिए आज हमारे पास इस तरह के आधुनिक हथियार आ चुके हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पे हाई ट्रेजेक्टरी फायर कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर कर सकते हैं। और अगर एग्रेशन होता भी है दुश्मन का तो उसे भी इन वेपन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। दुश्मन चाहे इस पहाड़ी के पीछे छुप के बैठ जाए, उसके बावजूद भी हमारे जो ये वेपन्स हैं वो उसे नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। इस तरह के वेपन्स आज हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक्वायर कर लिए हैं। और यही वजह है कि यहाँ अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि ज़ीरो लाइन पे इस वक्त हम मौजूद हैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, और सामने की तरफ हमें पता है पहाड़ी के पीछे पाकिस्तानी पोस्ट भी है, लेकिन कोई मूवमेंट अब नज़र नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है यहाँ पर आधुनिक हथियारों के साथ। पाकिस्तान ये ना समझे कि भारतीय सेना ने अपने गार्ड्स डाउन कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भले ही पॉज मोड पे हो, लेकिन आपको बता दें कि आज भी जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है BSF के जवान जो हैं वो आपको इसी तरह से बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो बंकर्स बने हुए हैं वहाँ पे इसी तरह से आपको तैनात नज़र आएंगे। ये बनासकांठा की जो सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बनासकांठा, कच्छ और पाटन से होते हुए जो गुजरता है, यहाँ पे आप देखिए जितने भी ये बंकर बने हुए हैं बॉर्डर के अलॉन्ग, यहाँ पे हमारी सेना के जवान इसी तरह से दिन रात तैनात हैं आधुनिक हथियारों के साथ, और किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत में जवान गुजरात से लेकर के राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर पूरी तरह से चौकस हैं। वहीं पाकिस्तान पर हमारे राफेल से लेकर सुखोई तक, ब्रह्मोस से लेकर के एयर डिफेंस S-400 का खौफ है। इसी खौफ में शहबाज शरीफ ब्रह्मोस कर रहा है तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर LOC का दौरा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में घूम घूम कर झूठ बोलने का काम कर रहा है। ऑपरेशन के पहले शेखी बगार पाकिस्तान की 1 महीने में पूरी पोल खुल चुकी है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर भी BSF के जवान फुल एक्शन में हैं, जबकि पाकिस्तानी खेमे में भगदड़ सी मची है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हौसले पस्त हैं, लेकिन जैसे ही मुनीर को लगा कि ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना हो रहा है और कहीं फिर से हिंदुस्तान कुछ बड़ा ना कर दे, वो झूठा दिलासा दिलाने के लिए सैनिकों के बीच LOC पर पहुंच गया। मुनीर ने जवानों के सामने झूठ बोला, भारत को जवाब देने के जवानों की झूठी तारीफ की। एक तरफ पाकिस्तान खुद ही मान रहा है कि भारतीय हमलों में उसका अच्छा खासा नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर ये भी कह रहा है कि भारत को जवाब दिया जिसका कोई सबूत नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कुछ दिनों बाद अमेरिका का राउंड लगाने वाला है, वो दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के अगले स्ट्राइक का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।
ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तानी कह रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी पाकिस्तान के करीब इंटरनेशनल बॉर्डर पर बेहद करीब समंदर में एक्सरसाइज करने जा रही है, तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद आने लगी है, क्योंकि भारत का वो हमला भी ठीक उसी वक्त हुआ था जब इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज करने वाली थी। पाकिस्तान एक्सरसाइज का इंतजार करता रह गया, हिंदुस्तान ने रियल अटैक कर दिया। अब पाकिस्तानी डर डर के बता रहे हैं, क्या इस बार भी वही तो नहीं होने वाला? फिलहाल बॉर्डर पर सीज फायर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर फिर से ऑन होने का डर पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात से लेकर 9 और 10 मई की रात के बाद सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर किया था, लेकिन हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक के खौफ से वहां दहशत है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के फाइनल स्ट्राइक के बाद वो कहीं का नहीं बचेगा। पाकिस्तान को मैसेज क्लियर है, या तो वो आतंक का रास्ता छोड़ दे, नहीं तो दहशतगर्दों की सरपरस्ती उसे ले डूबेगी। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली से आई रूह कपा देने वाली खबर की। दिल्ली में ईद के दिन एक 9 साल की मासूम को दरिंदे ने हवस का शिकार बनाया। बच्ची के घर के पास ही रहने वाले नौशाद पर रेप का आरोप लगा है। बच्ची खून से लथपथ आरोपी के फ्लैट में एक सूटकेस के अंदर मिली है। घिनौनी वारदात के बाद आखिर कहां पर फरार हुआ नौशाद? दिल्ली पुलिस की टीम कहां पर कर रही है आरोपी की तलाश? चलती फिरती गली में नौशाद ने कैसे एक मासूम को अपना शिकार बनाया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। जगह उत्तर पूर्वी दिल्ली का नेहरू विहार। वारदात, एक फ्लैट में सूटकेस के अंदर 9 साल की बच्ची खून से लथपथ मिली। आशंका, दुष्कर्म के बाद मासूम को सूटकेस में भरा। गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सजा तो होनी चाहिए भाई, हमारे घर में भी बच्चे, आज जिनकी बच्ची है कल हमारी बच्ची है। देश की राजधानी दिल्ली में जो मासूम के साथ हुआ, ये उसके बाद के आक्रोश की तस्वीरें हैं। लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। ईद के दिन मासूम को जिस तरह से दरिंदगी का शिकार बनाया गया, जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। थाना दयालपुर इलाके में डी ब्लॉक में 9 साल की मासूम सूटकेस में खून से लथपथ मिली। बताया जा रहा है कि बच्ची 2 घंटे से सूटकेस में थी। परिवार वालों ने बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी के एनकाउंटर की मांग हो रही है। बच्ची को याद करके मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रिश्तेदार संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसकी 9 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार बनी हो, वक्त भी घाव पर मरहम नहीं लगा पाता। 15 दिन हुए हमें शिफ्ट हुए ऊपर वाले घर में। हमें अम्मी के पास थी, वो 8 दिन से बीमार थी। मेरी बच्ची, हाथों में उसके इन्फेक्शन था। खा गया मेरी बच्ची को निगल गया, वो मेरी बच्ची को खा गया। अल्लाह को गोली मार दो, बस मार दो उसे डायरेक्ट। पुलिस वालों से कह दो उसे सिर्फ गोली मार दें और उसे कुछ ना करें, उसे कोई इंतजार ना करवाएं 5 मिनट का भी। बस जहां दिखे उसे गोली मार दें डायरेक्ट। बस मुझे ये इंसाफ करवा दो। 9 साल की बच्ची आखिर दरिंदगी का शिकार कैसे हुई? आरोपी बच्ची तक कैसे पहुंचा? पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची शनिवार शाम को अपने घर से बड़ी अम्मी के घर बर्फ देने निकली थी, लेकिन 2 घंटा बीत जाने के बाद भी जब बच्ची घर नहीं लौटी, जिसके बाद मासूम के पिता ने उसकी तलाश शुरू की। गली में खेल रहे बच्चों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को पास के ही एक फ्लैट में जाते हुए देखा था। जब बच्ची के परिजन फ्लैट में पहुंचे तो वहां ताला लगा था। ताला तोड़कर अंदर पहुंचे तो एक सूटकेस दिखा जिससे खून रिस रहा था। सूटकेस खोलने पर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। अस्पताल ले जाने के दौरान ही बच्ची की मौत हो गई। भाई 1 घंटे से गायब थी वो।
गायब क्या, घर से बर्फ लेके गई थी अपनी दादी के घर देने, दूसरे एक बड़ी अम्मी है मेरी, उनके घर। रास्ते में एक घर पड़ता है, मतलब हम तो उसे ढूंढ रहे थे जब वो घर नहीं पहुंची। पता चला वहाँ किसी ने बुलाया उसको घर में, और उसमें ताला लगा हुआ है फ्लैट में। हमने देखा ताला लग रहा है तो मैंने उसका ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ के मैं घर में गया अंदर, मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, अंधेरा था वहाँ पे। ब्रीफ केस में मेरी बच्ची बंद थी। पीड़ित परिवार ने कॉलोनी के ही रहने वाले नौशाद पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा होते जा रहा है। दिल्ली पुलिस की 7 टीमें तलाश कर रही हैं। आरोपी नौशाद की तलाश में दिल्ली, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ, अलीगढ़ में दिल्ली पुलिस की टीम दबिश दे रही है। कल रात 8:40 पर एक पीसीआर कॉल आई, जिसमें ये बताया गया है कि एक 9 साल की नाबालिग बच्ची है, लड़की है, जो कि यहाँ एक सूटकेस में अचेत अवस्था में है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसको परिवार के लोगों के द्वारा जेपीसी अस्पताल ले जाया जा चुका था। हमारी एक टीम अस्पताल पर भी पहुंची, जहां प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया, और साथ ही उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आई। उसके पश्चात सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया दयालपुर थाने में। हत्या, बलात्कार और बलात्कार के उससे प्रयास में हो जाने वाली हत्या, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हमने जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको चिन्हित कर सील किया गया, और क्राइम और एफएसएल टीम के द्वारा उसको प्रोसेस करके वहाँ से एग्जिबिट्स इकट्ठा किए गए हैं, जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। परिवार के और कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के बारे में क्लूज़ मिले हैं, और उन क्लूज़ को यूज़ करते हुए मल्टीपल टीम्स, इवन जो डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस यूनिट की टीम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है, ताकि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके और जो केस की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंक्लूड किया जा सके। बच्ची के साथ हैवानियत के बाद से स्थानीय लोग बेहद गुस्से में हैं, सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस से जल्द आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। गुस्साए लोग योगी मॉडल की तरह इंसाफ मांगते नजर आ रहे हैं। इस समय हम मुस्तफाबाद के चांदबाग चौराहे पे मौजूद है, जहां पे विक्टिम की फैमिली ने, उस 9.5 साल की लड़की की फैमिली ने पूरा चौराहा जाम कर दिया है। लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिसका कल देर शाम मर्डर किया गया। उसी के घर से 2 घर छोड़ के उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लड़की की उम्र केवल 9.5 साल थी। विक्टिम अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर बर्फ देने गई थी, और लगभग 1 घंटे के अंदर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी। परिवार में रोष है, रिश्तेदारों में रोष है, यहाँ तक कि जो लोग हैं जो मुस्तफाबाद में उस गली में रहते हैं, उन लोगों में भी रोष, और सब ये रोष इस समय दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे रहा है। आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, पूरा ये एरिया जाम कर दिया है। एक छोटी बच्ची जो यहाँ पे आपी के साथ रहती थी, जी इस तरीके का हाँ, बहुत गलत हुआ। फांसी की एनकाउंटर की मांग होनी चाहिए, इनकी तो मांग है हमारी सबकी, पूरी जनता की। ये कहीं पर भी हो, मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं भी हो, तो सज़ा बननी चाहिए। एनकाउंटर, सीधा रेप की सज़ा। आए दिन कहीं कभी कहीं हर स्टेट में होता है, कोई सब छुट्टी जाते हैं अधिकतर। उसके लिए डिमांड कर रहे हैं इनकाउंटर की, इसलिए हम प्रशासन तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, अपील करें कि प्रशासन जल्द से जल्द उसको पकड़ के सख्त से कार्रवाई की, ताकि ये ऐसा कभी इलाके में और कहीं भी नहीं हो पाए। निश्चित ही बच्ची के साथ में ये बहुत बुरा हुआ है, और उनके परिवार के साथ में बच्ची ख़त्म भी हो गई है, और उसको जिस तरीके से ये ज़ॉम्बीज़, जो छुपे हुए ज़ॉम्बीज़ हैं, इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इस पर कानून अपना ऐसा शिकंजा करे कि एक मिसाल बने, और आगे कभी भी जो है ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे कोई केस ना हो। पुलिस के मुताबिक बच्ची को जब अस्पताल लाया गया तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। मौके पर सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को भेजा गया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 66, 13(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मासूम के दादा का कहना है कि आरोपी का भाई पास में ही बिरयानी की दुकान चलाता है। इलाके की बच्चियां खुले में ऐसे खेलते कूदते रहती हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि हमारी बच्ची पर उस दरिंदे की नजर है। फ्लैट से सामने ही है ये पास में, उसको हम नहीं जानते कौन था, वो अपना फ्लैट है उसका लिया हुआ। इसने अपने को और ही नहीं करा कि कौन है वो, कहाँ रहता है, कभी देखा नहीं।
बिरयानी लगाता है यहाँ उसका भैया। इस इलाके में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। बत्ती जर्जराती है, अपना घूमती फिरती हैं, खेलती कूदती हैं। किसी को क्या पता है कि किसी दिल में क्या है। मासूम से हैवानियत करने वाला जल्द सलाखों के पीछे होगा। दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ नौशाद की तलाश में जुटी है, लेकिन बच्ची के घर वालों को दरिंदे ने ऐसा जख्म दिया है जिसे भरना शायद ऊपर वाले के लिए भी मुमकिन नहीं है। दिल्ली रेप कांड को लेकर के सवालों में है तो इसी बीच इंदौर के न्यूली वेड कपल राजा और सोनम की मर्डर एंड मिसिंग मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात से ठीक पहले राजा और सोनम को किसने देखा, उसने क्या बताया, राजा और सोनम के साथ वो 3 लोग थे कौन, होटल के बाहर रुकी लाल कार में कौन था, राजा और सोनम का कौन पीछा कर रहा था, क्या राजा की पत्नी सोनम अभी जिंदा है, अगर हां तो सोनम इस वक्त है कहां, होटल, हनीमून और मर्डर की ये पूरी मिस्ट्री स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। लाल गाड़ी भी राजा और सोनम के आने के बाद ही आई है और इसमें जैसे कि जो 3 लोग उतरे हैं गाड़ी में से नीचे, तो 3 लोग वो कहाँ है, फिर वो 3 लोग कहाँ थे, कहाँ से मिले थे, कहाँ देखे थे तूने? राजा सोनम के पीछे पीछे शिलोंग में वो 3 कौन थे? राजा सोनम के साथ क्या हुआ, चश्मदीद गाइड ने क्या देखा? शिलोंग में राजा और सोनम को कौन फॉलो कर रहा था? पंद्रह दिन से लापता, क्या सोनम रघुवंशी है जिंदा? इंदौर के कपल राजा और सोनम की हनीमून मर्डर मिस्ट्री गहराती जा रही है। 21 मई से लापता इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का 2 जून को शिलोंग की इसी गहरी खाई में शव मिला था। उनके साथ उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी भी थी, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। सवाल, आखिर 15 दिन से सोनम रघुवंशी कहां लापता है? 23 मई को सोनम के साथ क्या हुआ? क्या राजा और सोनम के साथ गहरी साजिश हुई? राजा को किसने, क्यों और कैसे मारा? क्या सोनम का किसी ने अपहरण किया? दोनों का प्लान सिर्फ असम तक जाने का था, तो राजा और सोनम शिलोंग कैसे पहुंचे? राजा और सोनम की हनीमून मर्डर एंड मिसिंग मिस्ट्री में 3 नए किरदारों की एंट्री हुई है। ये 3 लोग कौन हैं? वारदात से ठीक पहले सोनम और राजा को इन तीनों लोगों के साथ किसने देखा, उसने क्या बताया, परिवार को क्यों लग रहा है कि सोनम जिंदा है, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले सोनम और राजा का ये 2 सीसीटीवी फुटेज देखिए। एक तस्वीर उस होटल के अंदर की है जहां सोनम और राजा रुके थे, जबकि दूसरा सीसीटीवी फुटेज होटल के बाहर का है। ये दोनों की सीसीटीवी फुटेज वारदात से 1 दिन पहले यानी 22 मई की है। 22 मई के इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। राजा और सोनम स्कूटी से आते हैं। राजा होटल में कुछ रखने जाता है। उतनी देर सोनम बाहर ही रहती है। इस बीच सोनम और राजा कई बार होटल के अंदर और बाहर आते जाते दिख रहे हैं। दोनों होटल के काउंटर पर भी काफी देर तक खड़े होकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर में राजा और सोनम स्कूटी में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन इन सब में ज्यादा और गौर करने वाली बात सीसीटीवी में दिख रहा यह शख्स है। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का फोन पर बात करता हुआ दिख रहा है। राजा और सोनम होटल के बाहर खड़े हैं। उन्हें देखकर वो लड़का भी रुक जाता है। लड़का काफी देर तक रोड के किनारे खड़ा होकर उन्हें देखता है और फिर आगे चलकर वो होटल में घुस जाता है। सवाल है कि ये लड़का कौन है? क्या वो होटल का कोई स्टाफ है? सीसीटीवी फुटेज में एक और गौर करने वाली बात है। इस फुटेज में सोनम जिस रेड एंड ब्लैक जैकेट में दिख रही है, क्राइम स्पॉट से वही जैकेट बरामद हुई है। राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि होटल के बाहर एक लाल कार आकर रुकी थी और उससे 2 लड़के उतरे थे। एक ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन पुलिस ने उन लड़कों की जांच अभी तक नहीं की। आखिर ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। 22 तारीख दोपहर 1:15 बजे का एक और सीसीटीवी फुटेज देखिए।
इसमें एक लाल रंग की कार नजर आ रही है। गाड़ी के अंदर से दो लड़के उतरते हैं। एक लड़का सीधे आगे निकल जाता है, जबकि ये दूसरा लड़का वही है जो फोन पर बात करता हुआ काफी देर तक राजा और सोनम से थोड़ी दूर खड़ा रहता है और बाद में उसी होटल के अंदर चला जाता है। देखिए, वो जो वीडियो जो भी आ रहा है होटल के बाहर का, जिसमें सोनम राजा दिख रहे हैं और एक लाल गाड़ी जो पीछे खड़ी है उनके, कि वो लाल गाड़ी भी राजा और सोनम के आने के बाद ही आई है। और उसमें जैसे कि जो 3 लोग उतरे हैं गाड़ी में से नीचे, उन लोगों पे हमको शक इसके लिए है क्योंकि उसमें से एक जना जो है होटल के अंदर जाता है और काफ़ी टाइम तक अंदर खड़े रहता है, जब तक राजा और सोनम वहाँ पर खड़े रहते हैं। उसमें से एक बंदा बाहर खड़ा रहता है जो फ़ोन पे सलंग बात करते रहता है और राजा और सोनम को देखते रहता, टारगेट करता है। तीसरा उसमें एक व्यक्ति वो निकलता है जिसके चेहरे पे पूरा मास्क लगा हुआ है, जो कि वहाँ पे कोई ऐसी गर्मी नहीं है जो मास्क लगा के कोई घूमे। इसलिए हम लोग इन लोगों पे शक भी थोड़ा सा शक है। तो हम लोग चाहते हैं पुलिस वहाँ की जो है इन पे थोड़ी सी सख्ती से जांच करी जाए इन लोगों पे। राजा के भाई के अलावा 3 लड़कों की मिस्ट्री का जिक्र एक और शख्स ने किया है, जिसका नाम अल्बर्ट पैड है। अल्बर्ट पैड शिलोंग का ही लोकल गाइड है, जिसने राजा और सोनम को लेकर बड़ा दावा किया है। गाइड ने दावा किया है कि उसने 23 मई की सुबह करीब 10 बजे राजा और सोनम को देखा। जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 और लोग भी थे। राजा और सुबह 10 बजे नोंगलियात से मावला खियात के बीच गए थे। तीनों पर्यटक राजा के साथ आगे चल रहे थे, जबकि सोनम पीछे थी। वो सभी हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड अल्बर्ट ने बताया कि उसने एक दिन पहले राजा और सोनम को अपनी सेवाएं देने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने दूसरे गाइड वानसाई को हायर कर लिया। हालांकि सवाल यह है कि गाइड अल्बर्ट अब तक कहां था। 23 मई को राजा और सोनम जिस गाइड के साथ घूमने निकले थे वो अब तक सामने क्यों नहीं आया? उस गाइड ने पुलिस को क्या बताया? तो ये गाइड पहला वाला गाइड नहीं है, ये गाइड नया गाइड है। तो जो पहले वाला गाइड है उसकी शक्ल अभी तक फ़ोटो और उसके बयान जो है अभी तक मीडिया में क्यों नहीं आए हैं, जो कि मीडिया में उसको बयान पहले लेना चाहिए थे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो ये गाइड जो है ये गाइड अलग से रखा गया है, क्योंकि पहले वाला गाइड जो है उससे सख्ती से पूछताछ अभी तक क्यों नहीं की गई है, जो कि उसका कहने का मतलब ही निकल रहा है। तो हम लोग को दोनों को जो है सिर्फ छोड़ने के लिए करा गया था। एक तब गाइड सिंगल गाइड करा था छोड़ने के लिए। मेरा मानना इसमें ये है, तो राजा और सोनम इस प्रदेश में जहाँ घूमने गए थे मेघालय में, वो फर्स्ट टाइम गए थे, तो उनको तो ना ढंग से इंग्लिश आती है ना कुछ आती है, तो वो लोग नीचे जाके नई जगह पे कैसे घूमेंगे बिना गाइड के। तो मेरा मानना इसमें ये है, गाइड जो है झूठ बोल रहा है, जो पहला वाला गाइड था, और उसको पैसे दोनों तबके दिए होंगे, क्योंकि नीचे उतरने के लिए कौन गाइड करेगा? 4 या सीढ़ी उतरना ही है तो अकेला आदमी को भी उतर लेगा। कितने टूरिस्ट जा रहे हैं उनके पीछे उतर जाएगा, तो नीचे जाके गाइड को घुमाना चाहिए, तो उसी के लिए गाइड करा उन लोगों ने। तो हम लोगों को उन पर शक ज़्यादा था, जो पुलिस द्वारा अभी तक उनसे कोई जांच नहीं की गई, ना पूछताछ की गई सख्ती से कोई। और ये गाइड जो है, ये गाइड आज 15 दिन बाद बाहर कैसे निकला? अभी तक कहाँ गया था ये? और ये कह रहा है तो मैंने इनके पीछे 3 लोग थे, तो 3 लोग वो कहाँ है फिर? ये गाइड से सख्ती पूछना चाहिए, वो 3 लोग कहाँ थे, कहाँ से मिले थे, कहाँ देखे थे तूने? राजा और सोनम की हनीमून मर्डर मिस्ट्री में अभी कई ऐसे राज हैं जो कि खुलने बाकी हैं, सच सामने आना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोनम कहाँ है, किस हालात में है? परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो क्या इस पूरे केस की जांच सीबीआई करने वाली है? इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम रघुवंशी ने 11 मई 2025 को शादी की थी और 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे। 22 मई को दोनों शिलोंग के मावल खियाट गांव स्थित शिपारा होम स्टे में ठहरे थे, जहां से 23 मई की सुबह होम स्टे से चेकआउट करने के बाद से ही दोनों लापता हो गए। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरिम इलाके में लावारिस हालत में पाई गई। इसके बाद 2 जून को वेई सौडोंग झरने के पास एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ। वो पार्किंग आटे जाने जहाँ से आने का रास्ता है, और एक रास्ता उधर से है जो वो रेलिंग लगा हुआ है वहाँ से सीधा नीचे। दूसरा रास्ता इधर से है जो कि एक कच्चा रास्ता है पूरा आगे जाने का। पूरा जो पैसेज है वो पूरा कवर है, और इसका मेन रोड जो है वो इसके नीचे से है। ये इसका मेन रोड थोड़ा नीचे है जो दिख नहीं रहा, ये पत्थर है ना, इसके इधर है मेन रोड पूरा इधर। और ये कवर पैसेज है, जहाँ पे कुछ क्लू मिला है वो एरिया ये है। यहाँ पे कहीं पे मिला हुआ है डेड बॉडी इस जगह पे।
ये अंदर नीचे गहरा खाई है, इधर कहीं मिला है। उधर एक गांव है, जहाँ पे ये बादल दिख रहे हैं वहाँ पे एक गांव है। और आने का रास्ता इसका कहीं से भी नहीं है, ना मतलब नीचे कूदने का रास्ता कहीं से भी नहीं है, ना इधर से है ना इधर कहीं से है, कहीं से भी। अभी पुलिस वाले भी जो आए हैं वो देखिए, वो वहाँ पे 4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो आपको दिखेंगे। वो देखिए वो 4 जने खड़े हुए हैं। ये रास्ता यहाँ से है आने का, बल्कि गाड़ी की लोकेशन बता रही है कि ये पार्किंग यार्ड पे 2-3 बार घूमी है। तो वैसी चीज़ें हैं। राजा और सोनम के घर वालों का कहना है कि दोनों का प्लान सिर्फ असम जाने तक का था, लेकिन वो अचानक शिलोंग कैसे और क्यों पहुंचे ये समझ में नहीं आ रहा है। राजा की मां ने आखिरी बार 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम से मोबाइल पर बात की थी। इसके बाद से वो लापता हैं। पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। परिवार अब मेघालय पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है। कितना बेवकूफ़ बना रही है वहाँ की पुलिस के, माने ये लोग कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो अन्न खाते नहीं, मट्टी खाते हैं। अब 200 फीट 150 फीट नीचे बॉडी बता रहे हैं। ऊपर से राजा की बॉडी 150 फीट नीचे फेंकी। 150 फीट नीचे फेंकने में राजा की बॉडी के 3 टुकड़े हो जाने चाहिए थी, जिसमें बॉडी में सिर्फ हथियार के जो उनके पास में जो हथियार मिला है, दरांता जो मिला है, वो दरांते के ही निशान हैं। इसके अलावा कोई निशान नहीं। झाड़ पेड़ भी वहाँ ढेर सारे हैं, पत्थर भी बड़े बड़े हैं। अगर ऊपर से वो गिरते या ऊपर से ये लोग फेंकते तो दूसरे भी तो कोई निशान होना चाहिए थी उनके शरीर पे।